morning student. Today we will start BCom part third ABST paper first. अपना जो टॉपिक है वो है कंसोलिडेट बैलेंस शीट। कंसोलिडेट बैलेंस शीट में हमने फर्स्ट इसके स्टेप लिखे थे और उसके बाद न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। लास्ट जो अपनी क्लास थी उस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। तो जो थर्ड क्वेश्चन अपना है वो आप देखिए, जिसमें होल्डिंग कंपनी के रूप में आर लिमिटेड है और सब्सिडरी कंपनी के रूप में एस लिमिटेड है। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 80% शेयर एक्वायर्ड किए हैं, परचेज किए हैं और उन शेयर्स की जो कॉस्ट है 1,60,000 उसकी कॉस्ट है, जिसको आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहते हो। वो है परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन है तो 80% है। और ये जो शेयर्स है वो कब एक्वायर्ड किए हैं उसकी डेट नहीं दी है। तो आपको मैंने बता रखा है जब एक्विजिशन की डेट नहीं हो तो आपको क्या करना है, जो सेशन स्टार्ट होता है उसी की डेट मानना है। और सेशन कब स्टार्ट होता है, मोस्टली तो सेशन होता है 1 अप्रैल, बट आपको अपनी बैलेंस शीट चेक करनी है। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दे रखी है वो एंड कब करता है उससे अपने को स्टार्ट करना है। तो अपने क्वेश्चन में ही एंड वो 31 मार्च को करता है, तो इससे इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट किया है। तो जब डेट ऑफ एक्विजिशन क्वेश्चन में गिवन हो तो अच्छी बात है, वो ही अपने को लिखना है। नहीं दे रखा है तो आपको सेशन जो स्टार्ट होता है उसकी अपने को डेट लिखनी है। तो इस क्वेश्चन में अपने को 1 अप्रैल से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब 1 अप्रैल से ही आपका सेशन स्टार्ट है और उसी पर आपने एक्वायर्ड किया है, परचेज किया है, तो प्री एक्विजिशन पीरियड क्या होगा, नील, और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड क्या होगा, 12 मंथ। ये अपनी डिटेल है। इसके बाद अपने को बैलेंस शीट में देखें तो अपने पास शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व दे रखा है, P&L का बैलेंस है, ओपनिंग, और जनरल रिजर्व का भी ओपनिंग है, क्लोजिंग है। ये सभी डिटेल अपने को दे रखी है। अपने को कंसोलिडेट बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। तो ये जो डिटेल है स्टूडेंट, इस डिटेल से अपने को देखिए, फर्स्ट अपने को क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन में हेडिंग लिखनी होती है। 7 पॉइंट अपने को लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब वो 7 पॉइंट क्या है वो आई थिंक आपको याद है। मैंने आपको पॉइंट पूरे एक्सप्लेन किए हैं। वर्किंग नोट में क्या क्या पॉइंट करने हैं वो भी एक्सप्लेन किए हैं और नोट भी करवाए हैं। तो आई होप आपने वो सभी अच्छी तरह से याद किए हैं। मैं ओनली आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। वैसे आपको याद है सभी को, तो कुछ बच्चों को नहीं है कि वे इस तरह हमने तो लिखे ही नहीं है। तो बेटा जिन्होंने नहीं लिखे हैं उनको लिखना चाहिए। लिखोगे, पॉइंट याद करोगे तो ही जो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखते हो थर्ड और फिर कहते हो कि सर ये क्या समझा रहे हो, समझ में नहीं आया। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि बेटा आपको ये नहीं पता होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, डेट ऑफ एक्विजिशन, परसेंटेज, प्री पोस्ट, ये क्या होते हैं, ये पूरे एक्सप्लेन किए थे। इसलिए जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम ये टॉपिक देखा है तो इसकी लास्ट जो वीडियो हैं जितने भी इस टॉपिक के, वो भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी देखोगे ना तो समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। आप लिखोगे 7 पॉइंट, उसमें फर्स्ट होता है नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी। अब मैं बोल रहा हूँ, आप साथ साथ में नोट करते रहना। नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी आर लिमिटेड, फिर लिखिए नेम ऑफ सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड, नेम ऑफ सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड, नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी आर लिमिटेड। इसके बाद लिखिए डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन। अब डेट ऑफ एक्विजिशन में आप 1/4/2019 लेटेस्ट लिख दीजिए। ठीक है, अब आपके पास अलग अलग एडिशन की है, ईयर में कोई दिक्कत नहीं है। 12 लिखते हो, 30 लिखते हो, 90 लिखते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1/4 लिखना है।
क्लियर। अब आपके पास अलग अलग बुक है, आप कहोगे सर हमारे में 2018 ये लिख दे क्या, बिल्कुल लिख दीजिए, सेशन 1-4 से अपने को लिखना है। क्लियर। तो आप डेट ऑफ एक्विजिशन में 1 अप्रैल लिख दीजिए। इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 160, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसी प्रकार से लिखो परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन, परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन, तो परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन में लिख दीजिए 80%। फिर लिखिए प्री एक्विजिशन पीरियड नील, प्री एक्विजिशन पीरियड नील, और फिर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 12 मंथ, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 12 मंथ। इस प्रकार से स्टूडेंट अपने ये 7 पॉइंट लिखे जाते हैं, ठीक है। ये ओनली अपने क्वेश्चन की हेडिंग है, कोई न्यूमेरिक क्वेश्चन कार्रवाई नहीं है। और ये अपन जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं, स्टार्टिंग के 1-2 लाइन में ही क्लियर हो जाते हैं 7 पॉइंट कि क्या अपने को पॉइंट में लिखने हैं, ठीक है। तो पूरी डिटेल से तो मैं समझा के आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि क्या क्या होता है। जैसे फर्स्ट टाइम है ना, तो आप देख रहे हो तो आपके समझ में नहीं आ रहा है कि होल्डिंग सब्सिडी क्या होते हैं। वैसे इसके लिए काफ़ी क्लासें, अपने 2-3 क्लासें लास्ट हो चुकी है, उसमें मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ होल्डिंग सब्सिडी क्या होता है। तो इसको मैं शॉर्ट में आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में, तो वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो या एंड वाला हो, फर्स्ट में क्या करूँगा, इसकी हेडिंग लिखवाऊंगा। जैसे ये 7 लाइनें लिखवाई है, ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन में आपको करना है। तो आपने लिखा था होल्डिंग कंपनी, फर्स्ट पॉइंट तो लिखा जाता है। होल्डिंग कंपनी का मतलब है कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 51% अबव से एक्वायर्ड कर लेती है, डेट इज होल्डिंग कंपनी, ठीक है। जैसे आर ने एस के किए हैं, तो आर होल्डिंग है और एस क्या है, सब्सिडी कंपनी। सब्सिडी कंपनी, ठीक है, एस लिमिटेड, ये आर थी, पूरी थी एस लिमिटेड, ठीक है। कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर 51% से अबव या 51 से अबव परचेज कर लेती है, डेट इज होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी के परचेज किए हैं उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। फिर तीसरा क्या करते हो, परसेंटेज ऑफ शेयर एक्विजिशन, परसेंटेज ऑफ शेयर एक्विजिशन, कितने परसेंट एक्वायर्ड किए हैं वो है, ठीक है। फिर है कॉस्ट ऑफ शेयर एक्विजिशन, ये जो शेयर आपने परचेज किए इसमें कितना पेमेंट किया है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और डेट ऑफ एक्विजिशन, किस डेट को परचेज किए हैं वो डेट ऑफ एक्विजिशन होता है। प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन। प्री का मतलब होता है जो आपने शेयर परचेज किए, एक्वायर्ड किए, खरीदे, उससे पहले की जो टाइमिंग है दैट इज प्री एक्विजिशन पीरियड। उसके बाद का जो टाइमिंग है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। सेशन होता है 12 मंथ का, सबको पता है। आपने नवंबर में परचेज किए तो अप्रैल से नवंबर की जो ड्यूरेशन है वो तो क्या होती है, प्री एक्विजिशन पीरियड। और उसके नवंबर से मार्च तक की है वो होती है पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है। तो परचेज करने से पहले की जो टाइमिंग है उसको प्री बोलते हैं, उसके बाद की टाइमिंग को बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन। क्लियर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये हेडिंग अपनी प्रत्येक क्वेश्चन में अपने को लिखनी है, ठीक है। अब इसके बाद 4 पॉइंट करने होते हैं। फर्स्ट होता है नेटवर्थ कैलकुलेट करना सब्सिडी कंपनी का, सेकंड होता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना, थर्ड होता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, और फोर्थ होता है कंसोलिडेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना। देन लास्ट में अपना मेन काम होता है कंसोलिडेट बैलेंस शीट क्रिएट करना। तो इस प्रकार से अपन प्रत्येक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपने हेडिंग लिख दी है क्वेश्चन की, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, नोट बना के करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो हम
अब करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी कंपनी। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है करंट ईयर प्रॉफिट किसका कर रहा हूँ मैं, सब्सिडी कंपनी का कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ लिख दीजिए प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट, प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट। जो सब्सिडी कंपनी है उसके बैलेंस शीट में प्रॉफिट देखिए कितना है, वो यहाँ लिखते हैं 25। ठीक है, एड ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, एड ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। अब जर्नल रिजर्व में कितने ट्रांसफर किए हैं वो अपन देखते हैं। तो जर्नल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे और उसमें जो अंतर है वो ट्रांसफर किए हैं। ओपनिंग क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है। ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस, ये है ओपनिंग बैलेंस जर्नल रिजर्व का। तो जब सेशन स्टार्ट हुआ तो जर्नल रिजर्व में बैलेंस था 25,000। ठीक है, और जब आप सेशन बंद कर रहे हो 31 मार्च को बैलेंस है 75,000। तो ये इंक्रीज हुआ, ये पैसा आया कहाँ से, जर्नल रिजर्व में हम जो भी रिजर्व होते हैं वो कहाँ से ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट से करते हैं। तो ये प्रॉफिट से कितने किए आपने, 50,000, वो लिखते हैं। फिर अपने लिखते हैं लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, P&L का ओपनिंग बैलेंस या उसको लास्ट ईयर प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ये अपने को दे रखे हैं, ये ऐसे कर देते हैं करंट ईयर प्रॉफिट। ये ऐड लेस करने के बाद जो आएगा उसको लिखते हैं करंट ईयर प्रॉफिट 60,000। ठीक है, यस स्टूडेंट नोट करिए इसको, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए करंट ईयर का जो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है तो क्या डिवाइड इज करंट ईयर प्रॉफिट। अब इसके दो पार्ट किए जाते हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट के भी फिर होल्डिंग कंपनी वालों को दिया जाता है और माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट को दिया जाता है। इस प्रकार से डिवाइडेशन किया जाता है करंट ईयर प्रॉफिट का। अब यहाँ पर तो क्या लिखूंगा, नील लिखूंगा क्योंकि प्री एक्विजिशन पीरियड इज नील। ठीक है, तो ये प्रॉफिट इधर जाएगा, इसके दो पार्ट किए जाएंगे, 80% इसको दिया जाएगा, 20% माइनॉरिटी वालों को दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रॉफिट का डिवाइडेशन किया जाएगा। यस, अब आप स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड, कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड। हाँ, अमाउंट का एक कॉलम बना के लिखिए, शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए दे रखे ना, जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस 25,000, P&L ओपनिंग बैलेंस अभी लिखा था मैंने, ओपनिंग बैलेंस 15,000। फिर लिख दीजिए प्री एक्विजिशन पीरियड नील और नेट वर्थ है वो 1,40,000। तो फर्स्ट पॉइंट आपका कैलकुलेट है नेट 1,40,000। ठीक है, फॉर्मेट जिसके याद है उसके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पॉइंट लिखिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। सेकंड पॉइंट में अपने को गुडविल भी कैलकुलेट हो सकती है और कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है। प्लस में आंसर आएगा तो हम कैपिटल रिजर्व लिखेंगे और माइनस में आएगा तो गुडविल लिखेंगे। इसमें दो ही लाइन लिखी जाती है, तो आप लिखिए 80% ऑफ
शेयर एक्विजिशन ऑफ नेटवर्थ। तो आप 80% काउंट करिए नेटवर्थ का और कैलकुलेट करके आगे लिख दीजिए। फिर लिखिए लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी जो हेडिंग लिखते हो 7 पॉइंट उसी में लिखा हुआ है 1,60,000। अब आप एड्रेस करोगे ना तो ये माइनस में आएंगे 42,000। इसको लिख दीजिए गुडविल। माइनस में आता है तो गुडविल लिखते हैं, प्लस में आएगा तो कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। तो ये माइनस में है इसलिए गुडविल लिख दीजिए। अब ये ध्यान रखना है जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी तो आप ये गुडविल जो आई है वो आप फिक्स एसेट्स में, ठीक है, एसेट वाले साइड में फिक्स एसेट्स में फर्स्ट आपको गुडविल ही लिखनी है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये कंप्लीट है। पॉइंट नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। अब देखो मैंने फॉर्मेट लिखवा रखा है आपको, जिनको याद है उनको पता है कि इसमें 3-4 लाइनें लिखी जाती है, वैसे मैं आपको लिखवाऊंगा। तो आप देखिए 80% तो है आपके पास होल्ड कंपनी का, तो 20% किसके पास है? 20% है माइनॉरिटी वालों के पास। तो लिखिए 20% ऑफ नेटवर्थ। 20% ऑफ नेटवर्थ। अब नेटवर्थ का 20% काउंट करके आप लिख दीजिए, जितना भी है वो लिखिए आप। फिर लिखिए एड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। एड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये कैलकुलेशन लिख लीजिए पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट अभी ने काउंट किया था 60,000 था। 20% माइनॉरिटी वालों को देना है। पोस्ट एक्विजिशन का टाइमिंग है 12 मंथ, इसलिए 12 डिवाइड में 12 किया है। यदि 6 हो तो 6 डिवाइड में 12 करते, ठीक है। ये तो आपको ओनली समझाने के लिए मैंने ये कैलकुलेशन भी साथ में लिखी है। 12,000 आएंगे, लिख के माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लीजिए। अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के बाद ये जो पॉइंट है ये आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपको रिजर्व एंड सरप्लस जो हेड है उसके नीचे आपको एक सेपरेट हेड बनाना है माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। जो आपने काउंट किए हैं वो लिखते हैं 40,000। लास्ट पॉइंट अपना देखिए कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। देखिए प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट। अब होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, उसमें प्रॉफिट है वो आपको लिखना है 1 लाख रुपये, वो लिख दीजिए। फिर लिखिए ऐड ऐसी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब देखो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की भी कैलकुलेशन बताता हूँ। होल्डिंग का है कितना परसेंट? 80%। ये कैलकुलेशन होती है 80%, इसको देना है तो 48,000 और इनका टोटल कर दीजिए 1,48,000 कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। तो ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो आपको बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस हेड में आपको लिखना है, ठीक है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के नाम से अब प्रॉफिट नहीं लिखा जाएगा, आपने उसको मर्ज कर दिया इसलिए उसको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में लिखना है, ठीक है। तो अपनी वर्किंग नोट की काम कंप्लीट है। अब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाइए फटाफट। फॉर्मेट आपको आता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। अमाउंट का एक कॉलम बना के स्टार्ट करिए। फर्स्ट पॉइंट इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब बैलेंस शीट कैसे बनती है वो और समझ लीजिए। होल्डिंग कंपनी के शेयर कैपिटल और रिजर्व लिखने हैं ओनली होल्डिंग कंपनी के। इसके बाद आउटसाइड लायबिलिटीज है वो सभी होल्डिंग कंपनी की, सब्सिडी कंपनी की आपको उसका टोटल करके लिखना है। इसी प्रकार से एसेट्स में भी दोनों कंपनी का टोटल करके लिखना है। तो बस विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस है ये ओनली होल्डिंग कंपनी के आएंगे और सभी आइटम का आपको दोनों कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी का टोटल करके लिखना है। यस लिखिए शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी के हैं 5 लाख लिख दीजिए। जनरल रिजर्व होल्डिंग कंपनी के 2 लाख। फिर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लिख दीजिए, आपने कैलकुलेट किया था। माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट लिख दीजिए, आपने कैलकुलेट किया था। क्रेडिटर्स दोनों का टोटल कर दीजिए और इस प्रकार से
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल कर लेना। अब आप लिखिए असेट्स। अब असेट्स में फर्स्ट तो लिख दीजिए गुडविल, और फिर सभी दोनों कंपनी के असेट्स का टोटल कर दीजिए और आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट है। ठीक है, दोनों टोटल इक्वल आए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू।